गांव में विक्रम सिंह नाम के राजा थे, जो बहुत ही दानी राजा थे। लेकिन उनकी बस एक शर्त थी, वो किसी को भी दान देने से पहले उससे एक सवाल पूछते। अगर कोई उनके सवाल का जवाब दे दे तो राजा उसे मुंह मांगी कीमत देते, लेकिन अगर कोई जवाब न दे पाया तो राजा उसे दान देने से इनकार कर देते। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक राही आता है। महाराज, मैं एक यात्री हूँ और काफी दूर से आया हूँ। बस मुझे एक रात गुजारने के लिए पास की धर्मशाला में रुकना है, लेकिन मेरे पैसे लुटेरों ने लूट लिए। तो क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी महाराज, पूछिए। तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, लेकिन यात्री तो सिर्फ 2 हैं। अब बताओ कौन कौन? वो आदमी बहुत देर तक सोच में डूबा रहता है। महाराज, क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे आपके सवाल का उत्तर नहीं आता। तो क्षमा कीजिए, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि जो कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, मैं उसे दान नहीं देता। लेकिन महाराज, मेरे पास रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, मैं उसे दान नहीं देता। फिर आदमी चिंता के भाव से जाने लगता है। रुकिए, मैं आपको दान नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे महल में एक रात के लिए आश्रय ले सकते हैं। आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो बता दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर था सूरज और चांद। उसी राज्य में किशन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत परेशान बैठा हुआ था। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? क्या करूं भाग्यवान, हमारी बेटी के ब्याह की तिथि नजदीक है, लेकिन अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो परेशान ना हो तो क्या करूं? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारे राजा बहुत दानवीर हैं, आप उनसे जाकर कुछ मदद ले लीजिए। वो सब तो ठीक है सुलोचना, लेकिन तुम्हें महाराज की आदत के बारे में तो पता ही है। वो दान देने से पहले प्रश्न पूछते हैं, और अगर उसमें से कोई भी उत्तर गलत हुआ तो वो दान देने से इनकार कर देते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है। आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आप अजय और विजय को भी ले जाइए। बात तो तुम्हारी सही मालूम पड़ती है। ठीक है, मैं कल सुबह महाराज ने हेतु जाऊंगा। महाराज, मैं आपके गांव का एक छोटा सा ब्राह्मण हूं। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है। जी ब्राह्मण देवता, आपकी सहायता करना तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं दान मात्र उसी को देता हूं जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। जी महाराज, मुझे पता है, कृपया आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। ठीक है ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और आप मेरी उन कहानियों को पूरा करना, और अगर आप सही ढंग से उसे पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपको दान देने में असमर्थ रहूंगा। जी अवश्य महाराज, कृपया पूछिए। वीरपुर गांव में राजा चंद्रसेन थे, जिनकी पुत्री थी पद्मा, जो कि बहुत ही सुंदर
और गुणवंती थी, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता। एक दिन राजा अपने कक्ष में परेशान बैठे हुए थे। तभी रानी सुभद्रा वहां आ जाती है। महाराज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महारानी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। अब उनकी उम्र भी हो गई है। महाराज, आप इतने परेशान ना होइए। हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है। और क्या गलत? लेकिन महारानी, उन्हें राजकुमार पसंद ही नहीं आता। अब मैं अपनी पसंद के किसी राजकुमार से उनका विवाह करवा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। जब हमारी राजकुमारी को कोई लड़का पसंद आ जाएगा तब वो खुद ही आपको शादी के बारे में कह देंगे। और अगर आपको उनकी ज्यादा ही फिक्र हो रही है तो आप खुद उनसे बात कर लेना। ठीक है महारानी जी, मैं कल ही राजकुमारी से बात करूंगा। राजकुमारी जी, हमने आपको इतने सारे राज्यों के राजकुमारों से मिलवाया, लेकिन आपको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो क्या मैं आपके लिए स्वयंवर रखवा लूं? आपको जो भी राजकुमार पसंद आएगा आप उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं पिताजी, मुझे स्वयंवर तो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वयंवर में मुझे कैसे पता चलेगा कि किस राजकुमार के अंदर कौन सा गुण है? मुझे जब कोई राजकुमार पसंद आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। कल मैं 4 नौजवानों को बुला रहा हूं। आपको उनमें से जो भी पसंद आए आप उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना। ठीक है पिताजी, अगर मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो मैं उनसे विवाह ना करूंगी। ठीक है। राजकुमारी, ये देखिए, ये हैं 4 राजकुमार। अच्छा, लेकिन इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो मैं उनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाऊं? बताइए कि आप में क्या विशेषताएं हैं। महाराज, मैं कपड़ा बेचकर जितना भी धन कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मैं देवताओं को चढ़ाता हूँ। और एक हिस्सा बचाकर रखता हूँ और एक हिस्से को अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। और ये कला सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम इनसे शादी करोगी तो तुम्हें कभी भी पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, अब आप बताइए कि आप में क्या गुण है। महाराज, मैं सभी पशु पक्षियों की बोली जानता हूं। मैं किसी भी पशु पक्षी की बोली आपको सुना सकता हूं और समझ भी सकता हूं। महाराज, मुझे सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। समय आने पर हम आपकी परीक्षा लेंगे। हाँ बताइए, तुम में ऐसा क्या खास गुण है जो मेरी बेटी तुमसे विवाह करे। महाराज, पशुओं की आवाज निकालना कोई बड़ी बात नहीं और वेद उपनिषदों का ज्ञान भी बहुतों के पास होता है। और पैसों को कैसे और कहां खर्च करना है ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो मुझ में विशेषता है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूं और मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। जहां से भी आवाज आती है मैं वहीं पर बाण चलाता हूं। और मेरा निशाना आज तक नहीं चूका। हाँ तो राजकुमारी, बताइए, आप इन 4 में से किसे अपना वर चुनेंगी। हाँ तो बताइए ब्राह्मण देवता कि राजकुमारी इन 4 लड़कों में से किससे शादी करेगी। महाराज, राजकुमारी
बहुत ही समझदार थी। अगले दिन राजकुमारी, आपने कहा था कि आप आज बताएंगी कि आप इन चारों में से किसे अपना वर चुनेंगी। जी पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। पिताजी, जो पहले प्रतिद्वंद्वी है वो शिल्पी है, जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है, जिन्हें पुराणों का ज्ञान है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं वो एक क्षत्रिय है। तो एक क्षत्रांगिनी का विवाह भी क्षत्रिय से होना चाहिए। राजा अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका विवाह चौथे लड़के यानी जो क्षत्रिय था उनसे करवा देते हैं। वाह, अति उत्तम। ब्राह्मण देवता मान गए आपके ज्ञान को। हाँ तो अजय, अब तुम्हारी बारी। मानिकपुर गांव में रमन नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो दिन भर खेती मजदूरी करके गुजारा करता था। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप कुछ काम मत किया कीजिए। मैं करा लूंगा सारे काम। अरे बेटा, तू भी क्या क्या करेगा? घर संभालेगा या खेत संभालेगा? वैसे भी मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे एक बहू ला दे, तो मैं आराम से बैठूंगी। अरे माँ, इतनी सी खेती में हमारा गुजारा होना ही इतना मुश्किल है, तो एक और का गुजारा कैसे होगा? तू तो हमेशा ही बहाने मारता रहता है। सही तो कह रहा हूँ। पर एक दिन रमन जब रात को घर आता है तो अपनी माँ को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर हैरान हो जाता है। माँ, क्या हुआ माँ? आपका पूरा शरीर आग से तप रहा है। चलिए, मैं शीघ्रता से आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वैद्य जी, देखिए ना, मेरी माँ बहुत ज्यादा ज्वर में है। बेटा, अभी तो मैंने इन्हें औषधि दे दी है, लेकिन इनका उपचार मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, शहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को अपनी माँ को दिखाओ। ठीक है वैद्य जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हें कम से कम 15-20 हजार रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रमन उसकी माँ को घर ले आता है। माँ को शहर में अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना है, लेकिन पैसों का क्या करूंगा? कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? बेटा, तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जितनी उम्र थी मैं जी चुकी हूँ। ऐसा मत बोलो माँ। मैं अभी सेठ दयाराम से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, उन्हें बाद में चुका दूंगा। वैसे भी वो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। हो ना हो, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन बेटा, पूरा गांव जानता है कि वो कितने कंजूस और लालची हैं। उनसे पैसा निकलवाना बहुत टेढ़ी खीर रहेगी। माँ, मेरे लिए इस पूरे संसार में आपसे बढ़कर और कोई नहीं, और इस वक्त उनके अलावा मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं जा रहा हूँ। रमन जल्दी से सेठ दयाराम के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए की आवश्यकता थी। मेरी माँ बहुत बीमार है
और वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। क्या 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 20,000 रुपए? कसम चिल्लर की, मैंने इतने रुपए तो एक साथ खुद भी खर्च ना किए होंगे, और तू एक मामूली सा छोरा है। मैं तुझे इतने सारे पैसे क्यों दूंगा? सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अभी मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, और आपके अलावा पूरे गांव में मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता सेठ जी। अरे तो तू मुझे कंगाल करने पर ही तुला है? अरे मैंने तुझे कह तो दिया, अब जा यहाँ से। लेकिन सेठ जी, आप मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, इस नाते तो मेरी सहायता कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा मदद, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एक कागज में आग और दूसरे में हवा ला कर दोगे। अगर तुमने मुझे वो ला दी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर अगर तुम ना ला पाए तो फिर मुझसे मदद लेना भूल जाना भाई। ठीक है सेठ जी। रमन दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या कहा सेठ जी ने? मना ही किया होगा, मुझे पता ही था कि वो सेठ एक नंबर का कंजूस है। नहीं माँ, सेठ जी ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उनकी एक शर्त है। शर्त? मुझे तो पता ही था कि वो सेठ बहुत चालाक है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा पैसे देने से बचने की। वैसे क्या शर्त रखी है उस सेठ ने? माँ, उन्होंने कहा है कि मुझे वो पैसे तभी देंगे जब मैं कागज में हवा और दूसरे कागज में आग लेकर जाऊंगा। उस समय तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कागज में हवा और आग कैसे दूं। अरे तो मैं तुझे बताती हूँ। हाँ तो अजय, अब तुम मुझे बताओ कि रमन एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग कैसे लेकर जाएगा? अभी बताता हूँ महाराज। यशोदा एक कागज का पंखा बनाती है और रमन को दे देती है। जब तू इस कागज को हिलाएगा तो तुझे हवा मिलेगी। हवा तो ठीक है, लेकिन मैं कागज में आग कैसे लेकर जाऊंगा? अगर इस कागज में आग रखी तो ये तो पूरा ही जल जाएगा। रुक जा, उसका भी इलाज है मेरे पास। फिर यशोदा जल्दी से कागज का कंडील बनाकर रमन को दे देती है। ये ले रमन, इस कंडील में तू आग भरकर ले जा सकता है। रमन बहुत ही खुश होकर दयाराम के पास पहुंच जाता है। अरे तुम अभी तो गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे सेठ जी, आपको आपका उपहार देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए, इस कागज में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भरी हुई है, और इस कागज के कंडील में आप आग जला सकते हैं। ये सब? अरे सेठ जी, अब ज्यादा सच पकाइए मत। आपको आपका उपहार मिल गया तो कम से कम अब तो मुझे 20,000 रुपए की उधारी मिल सकती है ना। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं लौटा दूंगा। सेठ को रमन को पैसे देने पड़ते हैं। धन्यवाद सेठ जी। वाह जय वाह, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हूँ। तो अब विजय, तुम्हारी बारी। जी महाराज, पूछिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? विजय, तुम हमारे राज्य में से 2 ऐसे आदमी ढूंढ के लाओ जिनमें से एक ने कभी झूठ नहीं बोला हो और दूसरे ने कभी सच नहीं बोला हो। ठीक है महाराज, आप मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आऊंगा। ठीक है। विजय एक आदमी को अपने साथ लेकर आता है।
अरे विजय, मैंने तुम्हें 2 आदमियों को ढूंढ कर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बस एक आदमी को लेकर आए हो। महाराज, इस एक ही आदमी के अंदर दोनों गुण हैं। इसने न कभी झूठ बोला, न कभी सच बोला। पर वो कैसे? क्योंकि महाराज, ये आदमी बोल ही नहीं सकता। क्या? वाह विजय वाह! ब्राह्मण देवता, हम आपके और आपके दोनों बेटों के जवाब से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए मैं आपकी बेटी की शादी अपनी तरफ से करवाना चाहता हूं। दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। क्या? जय हो, राजा विक्रम सिंह जी की जय हो। राजा विक्रम सिंह जी की जय हो। राजा विक्रम सिंह जी की जय हो।